नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम जानेंगे हस्त रेखाओं और विवाह के कनेक्शन के बारे में। जी हाँ, आपकी हाथों की रेखा से आपके विवाह के बारे में पता चल सकता है कि कब आपका विवाह होगा और कैसा आपका जो वैवाहिक जीवन है वो रहेगा, और इसका किस्मत के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये सब हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अपने बेडरूम में कभी भी अपने पैरों की तरफ या सर की तरफ मिरर मत लगाइए, आईना बिल्कुल मत लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने पैरों की तरफ आईना लगाते हैं, वहाँ सोते हैं, या अपने सर की तरफ आईना लगाते हैं, वहाँ सोते हैं, तो इससे जीवन में अनावश्यक अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा, आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो चलिए, गुड लक मंत्र यहाँ पर पंडित जी ने आपको दिया है। एक ऐसी बात बताई है जिसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर ये गलती आप करते हैं तो आगे से इस गलती को दोहराइएगा मत। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंचांग जान लेते हैं 1 मार्च बुधवार का क्या है पंडित जी। दिनांक 1 मार्च 2023, दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 9:52 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र दिया है। राशियों के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि फिलहाल आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर। और पहला सवाल हम पंडित जी से यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि हाथ की रेखाओं से विवाह का किस तरीके से कनेक्शन होता है ये हम जानने की कोशिश पंडित जी से आज करने वाले हैं। तो पंडित जी, हस्त रेखा विज्ञान में विवाह के योग और उसकी स्थिति का आकलन किस प्रकार होता है? जिस तरह से कुंडली देख करके, कुंडली में कुछ खास पॉइंट को देख करके हम ये जान पाते हैं कि विवाह, वैवाहिक जीवन और बाकी जीवन का मामला कैसा है, उसी तरीके से हस्तरेखा में भी विवाह और विवाह संबंधी मामलों के लिए कुछ बिंदुओं पर हम विचार करते हैं। तो मामला विवाह का हो या वैवाहिक जीवन का हो, मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर विचार करते हैं। पहला विचार करते हैं, सबसे छोटी जो अंगुली है, कनिष्ठिका अंगुली जो है, उसके नीचे समानांतर जो रेखा होती है उसको विवाह रेखा कहते हैं। ये सबसे छोटी उंगली के नीचे का जो हिस्सा होता है, यहाँ एक रेखा होती है, इसको हम विवाह रेखा कहते हैं और इससे विवाह के बारे में जानते हैं। दूसरा विचार करते हैं हाथ में स्थित शुक्र के पर्वत से और चंद्र के पर्वत से। शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे और चंद्र का पर्वत इस इलाके में होता है। इन दोनों को देखकर दूसरा विचार करते हैं। और तीसरे नंबर पे देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति की स्थिति कैसी है, इसको भी देख करके हम विवाह के बारे में जानते हैं। बृहस्पति का पर्वत पहली उंगली के नीचे वाले हिस्से में होता है, जिसको हम बृहस्पति का पर्वत कहते हैं। तो विवाह रेखा का स्वरूप, पर्वतों की स्थिति और पर्वतों पे कैसे चिन्ह हैं, इनको देखें अगर हम तो सारी उलझनों को सुलझा सकते हैं। यानी पहले आपकी विवाह रेखा को देखेंगे, फिर शुक्र और चंद्रमा के पर्वत को देखेंगे, फिर बृहस्पति को देखेंगे। ये देखेंगे कि इन पर्वतों पर कोई चिन्ह तो नहीं है। अगर कोई चिन्ह है, तारा है, वर्ग है, आयत है, क्रॉस है,
तो उसका मतलब क्या है, इसको समझने का जब हम प्रयास करेंगे तब हम बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे कि विवाह होने की स्थिति क्या है, और ये भी जान पाएंगे कि ये विवाह अपनी इच्छा से होगा या परिवार वालों की सहमति से होगा। तो इतनी चीज़ों को देख करके हम विवाह के बारे में एक एक जानकारी पूरी तरह से पा सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हाथ की रेखाओं का विज्ञान किस तरीके से बताता है आपके विवाह के बारे में। तो पहले सवाल का जवाब तो यहाँ पर पंडित जी ने दे दिया है, लेकिन आगे इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। वाहन का सुख इस समय आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं समाप्त होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने बता दिया है आपका भाग्यफल। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं पहला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें कौशल किशोर जी ने लिखा है। कौशल जी हमें अयोध्या से लिखते हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 22 जून 1962, 1962। जन्म का समय है सुबह के 11:10 और जन्म का स्थान है अयोध्या उत्तर प्रदेश। कौशल जी लिख रहे हैं कि कर्जों से बहुत परेशान हैं और तमाम प्रयास करने के बावजूद एक कर्जा उतरता है, दूसरा चढ़ जाता है, कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होगी और कर्जे से छुटकारा कब मिलेगा? कौशल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज की समस्या आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर दिखाई दे रही है, तो आने वाले समय में धन की स्थितियां बेहतर होंगी। और मई 2023 के बाद से आप धीरे धीरे करके अपने तमाम कर्जे चुका पाएंगे। इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय किए जाएं? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन ले। सुबह शाम हनुमान जी की विशेष पूजा करें। हनुमान जी के सामने बैठ करके संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ सुबह शाम करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, विवाह रेखा के द्वारा विवाह के मामले में किन किन बातों का पता लग सकता है या जानकारी मिल सकती है? सबसे पहला जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो विवाह की रेखा है। विवाह की रेखा आपके सबसे छोटी उंगली के नीचे बराबर पैरेलल में एक रेखा होती है, छोटी सी, उसे हम विवाह की रेखा कहते हैं। ये क्या क्या बता सकती है? देखिए, विवाह की रेखा जितनी साफ होगी और जितनी स्पष्ट होगी, विवाह का तय होना और वैवाहिक जीवन का अच्छा होना निश्चित होगा। विवाह रेखा का साफ सुथरा होना, क्लियर होना, जल्दी विवाह करवाता है और अच्छा विवाह करवाता है। विवाह रेखा अगर धुंधली है, अगर टेढ़ी मेढ़ी है, तो विवाह तय होने में भी दिक्कत आएगी और वैवाहिक जीवन में भी बाधा आएगी, विवाह चलने में भी मुश्किलें पैदा होंगी। विवाह की रेखा अगर आगे जा करके दो भागों में बंट जाती है, तो ये विच्छेदन की सूचना देता है, ये सेपरेशन की सूचना देता है। अगर विवाह की रेखा आगे जाकर के नीचे की ओर झुक जाती है, तो विवाह बहुत विलंब से होता है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। विवाह रेखा अगर क्रॉस करके लाइन सूर्य के पर्वत पे चली गई हो, अगर सूर्य रेखा तक पहुंच गई हो, या विवाह रेखा पर तिल हो, तो विवाह के बाद व्यक्ति का पतन हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब से मेरी शादी हुई मैं जिंदगी में डाउनफॉल पे पहुंच गया, मेरी जिंदगी में केवल रुकावट आ रही है, जिंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसका कारण आप देखेंगे तो विवाह की रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है, या विवाह रेखा पर कोई तिल होता है, कोई क्रॉस होता है, कोई निशान होता है, और ऐसी स्थिति में विवाह के बाद आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि विवाह के बाद वो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ऐसे लोगों की विवाह रेखा बिल्कुल साफ और बिल्कुल स्पष्ट होती है, सही तरीके से सीधे रास्ते पर चलती है। तो ये तो वो सूचनाएं हैं जो आप विवाह रेखा से जान चुके हैं। शुक्र, चंद्र और बृहस्पति के पर्वत से क्या जानेंगे, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो किन किन बातों का पता चलता है विवाह रेखा से, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, बेवजह का मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है, बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता इस समय आपके लिए दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर में इस समय कुछ बदलाव आपके हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा।
खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में यहाँ पर हमने पंडित जी से जाना, आप लोगों का भाग्य आपको बताया पंडित जी ने। आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं अगला जो सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें प्रभावती देवी जी ने लिखा है। प्रभावती जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र अयान के बारे में जानना चाहती हैं। अयान की जन्म तारीख है 4 जुलाई सन 2000। जन्म का समय है सुबह के 7:40 और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये अपने पुत्र के बारे में पूछ रही हैं कि बेटे ने बीकॉम की पढ़ाई की है, क्या बेटे को आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी चाहिए या बेटे को किसी और क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए? देखिए प्रभावती जी, ज्योतिष के हिसाब से आपके पुत्र के लिए फाइनेंस का क्षेत्र अच्छा है, अकाउंटिंग का क्षेत्र उतना बेहतर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि आप अपने बेटे को MBA की पढ़ाई करवाइए फाइनेंस में। अगर ये फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र में कोई डिग्री लेते हैं, MBA करते हैं फाइनेंस से, तो उसमें इनको सफलता अवश्य मिलेगी। और उम्र के 26 वर्ष जब ये पूरे कर लेंगे साल 2026 में, वहाँ से इनके तरक्की की संभावनाएं बेहतर दिखाई देती हैं। 2 उपाय करिए अपने पुत्र के लिए। इनको एक पन्ना बनवा के पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अगर ये 2 काम किए जाएं तो उनके करियर में उनको सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम में आगे बढ़े और अगला सवाल हम पंडित जी से लें, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में है, कोई समस्या है जिसका समाधान पंडित जी से आप जानना चाहते हैं, सवाल अपने लिखिए और इसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब बात कर लेते हैं हाथ की रेखाओं की और विवाह की। हम आज कनेक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंडित जी, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति के पर्वत किस तरीके से विवाह के मामले में यहाँ पर क्या बातें स्पष्ट करते हैं? शुक्र, चंद्र और बृहस्पति, यानी शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति, ये तीनों विवाह के बारे में क्या बताते हैं? अगर अंगूठे के नीचे का जो स्थान है, यानी शुक्र पर्वत का जो स्थान है, अगर ये दबा हुआ है, इस पर जाल है रेखाओं का नेट बना हुआ है, या इस पर तारा बना हुआ है, तो ये वैवाहिक जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है, वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। अगर चंद्रमा के पर्वत पर, इस पर्वत पर अगर आपके दाग धब्बे हों या तिल का निशान हो, तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि विवाह बहुत विलंब से होता है। इन्हीं दोनों पर्वतों से मुख्य रूप से विवाह होने के लक्षण देखे जाते हैं कि शादी कब होगी या नहीं होगी। जब विवाह होने का समय बहुत निकट आ जाता है, तब शुक्र और चंद्रमा का पर्वत हल्का गुलाबी हो जाता है, या आपके हाथों की हथेलियां गुलाबी आभा वाली हो जाती हैं और तमाम छोटी छोटी रेखाएं एकदम से बन जाती हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, जिन्हें हम प्रभाव रेखा कहते हैं। बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस हो, जो पहली उंगली के नीचे वाला हिस्सा है, अगर इस पर्वत पर क्रॉस हो या भाग्य रेखा से, जीवन रेखा से इसका संबंध हो, तो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है।
यानी ये एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि मेरा विवाह अरेंज मैरिज होगा या मेरा विवाह लव मैरिज होगा, बृहस्पति के पर्वत को देख करके उस पर क्रॉस है या नहीं है, इसको देख करके आप जान सकते हैं कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगी। इसके लिए बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होती है। तो किस प्रकार आपकी हथेली से, आपकी हाथ की रेखाओं से और उनके पर्वत से आपके विवाह के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है, पंडित जी आज के इस कार्यक्रम में समझा रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं फिलहाल और अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, कारोबार में आपके सुधार होता दिख रहा है। व्यापार की स्थिति बेहतर होगी। समस्याओं में भी आपके सुधार होगा। नए काम का अवसर इस समय आपको मिल सकता है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है आपको। धन खर्च आपका बढ़ा हुआ रहेगा। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी अभी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है आप लोगों के ईमेल का। तो अगला ईमेल देख लेते हैं किसका है, क्या उनका सवाल है, समस्या क्या है, जिसका समाधान वो पंडित जी से चाहते हैं। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें अनुराग जी ने लिखा है और अनुराग जी हमें छत्तीसगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 फरवरी सन 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ये कह रहे हैं कि विवाह होने में अड़चनें आ रही हैं, तो मेरा विवाह कब हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले अनुराग जी आपको बता दूं कि आपके विवाह का समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से साल 2023 के अंत तक आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा और आगे आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाह को लेकर के किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपको ये कहना चाहूँगा कि जून 2023 तक चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से थोड़ा सावधान रहें और इससे बचने के लिए रोज सुबह शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय अच्छा होगा और किसी भी तरह की दुर्घटना और स्वास्थ्य की समस्या से बचे रहेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक बात फिर से आपको बता दें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपना सवाल लिखिए, भेज दीजिए हमें ईमेल आईडी पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। पंडित जी, अगर हस्तरेखाएं विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याएं यहाँ पर दिखा रही हों तो क्या कुछ उपाय यहाँ पर करने चाहिए? आपके हाथ की रेखाओं से ये बात समझ में आ रही है कि विवाह विलंब से होगा,
या ये बात समझ में आ रही है कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर विवाह रेखा की वजह से दिक्कत महसूस हो रही हो या दिक्कत आने की संभावना हो, तो कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में शुद्ध चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। शुक्रवार को या सोमवार को बहुत अच्छा रहेगा। अगर विवाह रेखा से विवाह में काफी विलंब होने की सूचना हो, तो सोना और चांदी बराबर मात्रा में मिलवाकर एक छल्ला बनवाइए और इस छल्ले को बृहस्पतिवार को सबसे छोटी उंगली में पहनिए। अगर शुक्र के पर्वत पे अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर कोई नकारात्मक चिन्ह हो, कोई खराब निशान हो, तो शिवलिंग पर चंदन लगाइए और भगवान शिव की उपासना करिए। चंद्रमा के पर्वत पर अगर वैवाहिक जीवन में या विवाह होने में कोई समस्या दिख रही हो, तो पूर्णिमा का उपवास रखिए और इस दिन चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इस दिन चंद्रमा को जल देना अच्छा रहेगा। तो याद रखिए कि अगर हाथ की रेखाओं में कोई बुरा चिन्ह है जो विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित है, तो उसका उपाय भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और अगर उसके लिए आप उपाय करते हैं, तो इस उपाय से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और खास तौर से हाथ की रेखाओं में अगर विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो इसके लिए भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हाथों की रेखाओं से विवाह का कनेक्शन आज हम पंडित जी से जान रहे हैं और तमाम कुछ महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने हमें बताई। आपको ये भी बताया कि किस प्रकार आप देख सकते हैं अपनी विवाह रेखा को। और इस बीच पंडित जी, आपने बोला कि कई बार जो रेखाएं होती हैं वो खराब भी होती हैं, तो क्या रेखाएं बदल सकती हैं या कुछ उपाय ऐसे हैं जिनसे कि जो खराब चीज़ें दर्शा रही हैं विवाह को लेकर, उसको खत्म किया जा सके और उसे अच्छा बनाया जा सके? अगर आप अपने हाथ को देखें, तो हाथ में छोटी छोटी जो रेखाएं होती हैं वो आती जाती रहती हैं। जब आपका अच्छा समय चलेगा तो रेखाएं अच्छे डायरेक्शन में जाती हैं, और जब समय खराब चलता है तो रेखाएं निगेटिव डायरेक्शन में जाती हैं। तो मान लिया कि आपके हाथ में विवाह रेखा निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो जब वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है उस समय विवाह मत करिए। और आप देखेंगे कि आप लगातार उपाय करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, खास तौर से भगवान शिव की, तो आपका नकारात्मक समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, जैसे जैसे निगेटिव प्रभाव कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपके हाथ की रेखा बेहतर होती जाएगी। इसीलिए अगर हाथ की रेखा में बहुत खराब चिन्ह है विवाह का, और जिस समय वो चिन्ह बना हुआ है उस समय विवाह मत करिए। पहले आप कुछ समय तक भगवान शिव की पूजा आराधना करिए। आप देखेंगे कि आपके हाथ की रेखा बेहतर होनी शुरू हो गई है, और जब आपके हाथ की विवाह रेखा बेहतर होनी शुरू हो जाए, उस समय का इंतजार करके तब उस समय में विवाह करिएगा। तो प्रार्थनाओं से, पूजा से, उपासना से आप अपने मन को, अपने हाथ की रेखाओं को और अपने जीवन को बहुत हद तक बदल सकते हैं। और जब रेखाएं सही इशारा करने लगें, जब रेखाएं बेहतर हो जाएं, उस समय विवाह के लिए जाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या वैवाहिक जीवन में आ रही है जो आपकी हस्तरेखा दर्शा रही है, उसके लिए क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता इस समय दिखाई दे रहा है। कारोबार में आपको लाभ होता दिख रहा है, हालांकि काम की अधिकता आपकी जरूर रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
65% यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, रिश्तों में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बाधा आ सकती है। महत्वपूर्ण काम आपके बीच में रुक सकते हैं। संयम और शांति इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया है कि भाग्य हम लोगों का कितना साथ देने वाला है। इसी के साथ वक्त हो जाते हैं आज के आखिरी ईमेल का भी, और देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं, उनकी क्या समस्या है पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न श्री राम उजागिर जी ने हमें लिखा है। श्री राम जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 मार्च 1962, 1962। जन्म का समय है सुबह के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है छपरा। मेल लिखते हैं पटना से। ये लिख रहे हैं कि मेरा रिटायरमेंट बस होने ही वाला है, तो क्या मैं रिटायरमेंट के बाद कोई व्यवसाय कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। श्री राम जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से रिटायरमेंट के बाद भी आप नौकरी करेंगे, कंसल्टेंट के तरीके से या किसी अन्य नौकरी में आप पहुंचेंगे, और अभी लगभग अगले 3-4 साल तक आपकी नौकरी चलती रहेगी। आपको व्यवसाय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूरिन से संबंधित या किडनी से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। उस मामले में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फिलहाल अपनी आर्थिक स्थिति और बेहतर जीवन के लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो अपने सवाल आप अब भी हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है, सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जिनका जन्मदिन 1 मार्च को आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 1 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में, आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है, हालांकि जुलाई के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार के योग बन रहे हैं। किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से इस समय आपको लाभ इस साल में होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब जिज्ञासा की तरफ और जान लेते हैं कि मार्च के महीने में भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं पंडित जी। मार्च का महीना आरंभ हो ही रहा है, तो मार्च के महीने में ऐसा क्या करें जिससे भाग्य पूरे मार्च के महीने में बेहतर बना रहे।
देखिए, मार्च का महीना वसंत ऋतु से संबंध रखता है। ये महीना मानसिक चंचलता भी पैदा करता है और मन को अशांत भी करता है। इसलिए इस महीने में भगवान शिव और भगवान कृष्ण की उपासना सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। अगर आप वसंत ऋतु में भगवान शिव की और भगवान कृष्ण की उपासना करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं शुभ पहर पर और देखते हैं 1 मार्च बुधवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 मार्च 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। आपके जीवन में जो भी बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 1 मार्च बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए वक्त हो जाता है गुड लक राशि का। देखते हैं आज कौन सी राशि है जिसके बारे में कुछ खास पंडित जी हमें बताने जा रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। इनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत रहता है, लेकिन लगभग 40 वर्ष के बाद, मध्य आयु के बाद इनको हड्डियों की और पेट की समस्या हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मकर राशि के लोगों को भगवान शनि की उपासना करनी चाहिए, वो इनके लिए काफी बेहतर होगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम महा उपाय जानते हैं। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप इससे लाभ पा सकते हैं। पंडित जी जी, अगर पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा कलेश होता हो, बिना वजह के तनाव और टेंशन होता हो, क्या करेंगे? रोज सवेरे घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं, चाहे पत्नी जला दें चाहे पति जला दें। इसके बाद भगवान राम और माता सीता की पूजा करें, उनसे सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें, शीघ्र लाभ होगा। अगर ऐसा रोज करना शुरू करें, पति पत्नी के संबंध आपस में मधुर होंगे और उनके बीच का कलेश बंद हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि हाथ की रेखाओं से हम कैसे विवाह के बारे में जान सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। देखते रहिए GNT।